आपकी ज़िंदगी की दूसरी पारी मेनोपॉज कहलाती है। मेनोपॉजल चेंजेस जो हैं सच में होते हैं, स्किन पे और बालों पे काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। मेनोपॉज में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बाद आपका बोन मिनरल डेंसिटी एंड बोन मास दोनों कम होता है। कोई टेंशन मत लीजिए, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। उसको एंजॉय करें, पॉजिटिव रहें, सही खुराक खाएं, एक्सरसाइज करें और फिर आप सोचेंगे कि आपको इससे अच्छी जिंदगी की उम्र मिल नहीं सकती थी। महिलाएं और लड़कियां भारतीय आबादी का आधा हिस्सा हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में जेंडर डिस्पैरिटी एक सच है। 28 में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन आज इस दिन हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन की नहीं, माहवारी की नहीं, बल्कि मेनोपॉज की। ये वो स्टेज है एक महिला का और जो हर महिला इससे गुजरती हैं जब उनकी माहवारी हमेशा के लिए रुक जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज दोनों पर अभी भी स्टिग्मा है, अभी भी टबूज और मिथ्स हैं कि लड़कियां, औरतें सामने आकर खुलकर बात नहीं कर सकती। मेनोपॉज के इस खास शो पे आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ नरूला, वो बोन और जॉइंट स्पेशलिस्ट है फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पुष्पा सेठी हैं, सीनियर प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट है, वो नेशनल प्रेसिडेंट है इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के 2023-2024। डॉक्टर सचिन धवन, डायरेक्टर स्किन एंड स्माइल गुड़गांव और वो सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है फोर्टिस गुड़गांव के। डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, डायरेक्टर क्लाउड9 हॉस्पिटल, वो प्रेसिडेंट भी हैं इंडियन सोसाइटी फॉर एस्थेटिक एंड रीजेनरेटिव गायनेकोलॉजी और नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एंड हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक तनेजा, कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट है, नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट फॉर क्लिनिकल कार्डियो डायबिटीज़ सोसाइटी ऑफ इंडिया और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के भी एक्सपर्ट है। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल सब्जेक्ट पे। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा डॉक्टर सेठी, आप इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी लगभग 3 दशक हो चुके हैं, क्या चेंज आप देखते हैं? क्या मेनोपॉज को लेके, उसके बारे में, सिम्टम्स के बारे में, या जो महिलाएं इसके बारे में बात करने की, क्या आपको वो शिफ्ट दिखता है और कितनी ज़रूरत है और भी ऐसे कॉन्वर्सेशंस और अवेयरनेस की? शुक्रिया। इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी आज से करीब 28 साल पहले हमारे सीनियर्स ने बनाई थी, यही देखते हुए कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो सोसाइटी में, हमारे समाज में जब हमारी महिलाएं अपना मेनोपॉज में एंटर करती हैं उसके बारे में बिल्कुल भी एजुकेशन, आप सोच सकते हैं इतने साल पहले बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन प्रॉब्लम सबको होती थी। तो यही देखते हुए ये सोसाइटी बनाई गई और धीमे धीमे हमने ये अवेयरनेस सारे समाज में जगाई कि ये क्या स्टेज है जिसमें कि हर औरत को उसके थ्रू जाना ही पड़ता है, उसमें उसका कोई दूसरा वो नहीं है, उसको मेनोपॉज के स्टेज से निकलना पड़ेगा। उसमें जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं उसके शरीर में, उसके बारे में हम लोग समाज में इसकी एजुकेशन फैलाते हैं, इसके बारे में नॉलेज फैलाते हैं, लोगों के बीच में जाके ये फैलाते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो सबसे बड़ा चेंज जो आता है वो होता है इसके बोन्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, वेजो मोटर सिम्टम्स होते हैं जिसमें एकदम से गर्मी लगती है, एकदम से सर्दी लगती है, वो होना शुरू हो जाता है। उसके वेजाइनल हेल्थ जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, वेजाइनल सिम्टम्स जिसमें कि इरिटेशन, खुजली, डिस्चार्ज ये आना शुरू हो जाता है, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। उसकी जो डिप्रेशन होता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों के, इसमें बहुत रिसर्च चल रहा है आजकल और वो रिसर्च हम पब्लिक में ले जाके पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि जो चेंजेस आपके आते हैं इसको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनको इस बात की नॉलेज नहीं होगी वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। जी, तो अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, जैसे इन्होंने सिम्टम्स के बारे में बताया डॉक्टर सेठी ने, किस समय पर नॉर्मली हम देखते हैं कि महिलाओं को सिम्टम्स आने लगे हैं? अगर मैं यहाँ सिंपली पूछूं कि मेनोपॉज का ऑनसेट जो होता है वो किस उम्र पे शुरू होता है? देखिए, जैसे डॉक्टर सेठी ने बोला, मीनोपॉज या हम उसे हिंदी में रजो निवृत्ति भी कहते हैं। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रज माने आपका मेंसेस और निवृत्ति माने ख़त्म हो जाना। तो मीनोपॉज एक अवस्था एक दिन की है जिस दिन आपका मीनोपॉज 1 साल तक आपको ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके जो आपके हार्मोन्स हैं वो ख़त्म होने शुरू होते हैं। उसका एक पीरियड होता है जब आपके बॉडी में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन 8 साल ले सकता है, 10 साल ले सकता है। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि 35-36 ईयर्स के बाद आपके हार्मोन्स डिप होते हैं और वो फिर धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं एंड 40 के बाद वो एक बार दोबारा से
आपके बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और ये वो समय है, ख़ास करके आज के समय में जबकि लेट मैरिजेस हो रही हैं, टू से एनी वुमेन कि आपको मीनोपॉज हो सकता है, आप उसकी तैयारी करें, वो अच्छा सा नहीं लगता है। तो इसलिए इस अवेयरनेस को हमें बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना और समझाना कि किशोर अवस्था से ही आपको अपनी बॉडी में चेंजेस लाने हैं, क्योंकि आज आपकी जो एक ज़िंदगी है हिंदुस्तान में 47 ईयर्स 47 साल 6 महीना एक औसत आयु मानी जाती है एक औरत की जिसको कि मेनोपॉज हो जाता है, और औसत आयु जीने की करीब 71-72 साल है हिंदुस्तान में, बाहर तो और भी ज़्यादा है। तो आप अपने समझिए 30 साल जो कि आपके प्राइम समय है, जब आप एक्टिव होते हो और अपनी सारी हर किस्म की जिम्मेवारियों से निपट करके आप कुछ करना चाहते हो, सडनली आपका मेनोपॉज आ जाता है। और उस समय अगर आपने अपने आप को नहीं तैयार किया तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। और शायद यही दिक्कतों के लिए किस तरह तैयार करें आज हमारे साथ आप दोनों के साथ एक्सपर्ट्स हैं। अगर हम शुरू करें हार्ट से, किस तरह लिंक है एक महिला का उस दौरान उनके हार्ट से, हाउ कैन शी टेक केयर ऑफ अ हार्ट ड्यूरिंग दैट टाइम? देखिए, जैसे डॉक्टर रागिनी जी ने बताया अभी आपको कि एक चीज़ निश्चित रूप से लेकर चलिए कि ये एक प्राकृतिक नियम है जो शरीर में बदलाव लाएगा। ये किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। तो ये जो बदलाव आएगा शरीर के अंदर, वो शरीर जो है वो आपके हार्मोन से रेगुलेट होता है। तो अलग अलग किस्म के हार्मोन्स का बदलाव आएगा। क्या होगा कि ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है जो लेडीज़ में होता है वो डिप करेगा, उसके साथ साथ इंसुलिन जो है आपकी रेजिस्टेंस होएगी। सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि जो आपका फैट है आपके शरीर के अंदर वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपके कमर या पेट की साइड के ऊपर आता है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा बढ़ना चालू होगा, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ना चालू होगा। उधर से जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाएगा। इन सब चीज़ों का जो एंड रिजल्ट है अल्टीमेटली क्या होगा कि वो थोड़ा सा जो है ब्लॉकेज, जो हार्ट की जो धमनियां हैं जिससे खून का प्रवाह होता है हार्ट के अंदर, उसमें हल्की हल्की ब्लॉकेज आनी चालू हो जाएगी। जब वो ब्लॉकेज आएगी तो वो एक हार्ट अटैक का रूप या महामारी के रूप में ले सकता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आई थिंक ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। सबसे पहले जब अवेयरनेस होगी आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। अगर हम आते हैं स्किन और हेयर पर भी, इस पर भी बहुत चर्चा होती है कि क्योंकि महिलाओं के लिए जो बाल होते हैं, जो त्वचा, स्किन होती है, बहुत ज़रूरी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो डॉक्टर धवन, आप किस तरह के चेंजेस देखते हैं, किस तरह की महिलाएं जब आपके पास आती हैं और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मेनोपॉज का महिलाओं पर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम लोग सब बात करते हैं हार्ट पे क्या चेंजेस हैं और जेनेटिकल चेंजेस क्या हैं, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि स्किन पे क्या चेंजेस हैं और हेयर पे क्या चेंजेस हैं। बिकॉज वो बहुत बड़े चेंजेस हैं, वो आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करते हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स बालों में भी, स्किन में भी, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड सब जगह होते हैं। ईस्ट्रोजन की कमी से इन सब की एक्टिविटी कम हो जाती है। सिर से लेकर पैर तक चेंजेस होते हैं। सिर में बाल कम होते हैं, चेहरे पे बाल बढ़ जाते हैं, चेहरे पे एक्ने हो सकते हैं क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसे सर ने बताया कि इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं तो उस कारण से स्किन टैग, वॉट्स, फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन, जिसे मिलाज्मा या झाइयाँ बोलते हैं, वो डेवलप हो जाती हैं इस एज के अंदर। अगर शुरुआत से केयर ना करी जाए तो वो काफ़ी डिमोरलाइजिंग होता है फिर फीमेल्स के लिए। इसके अलावा क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है और पतली हो जाती है तो हमारी स्किन बाहर के एलर्जेंस को रोक नहीं पाती, इसलिए एक्जिमाज, एलर्जीज़, स्पेशली एक कंडीशन होती है एक्जिमा क्लेमेक्टेरिकम, जिसमें कि हाथ और पैर के अंदर एक्जिमा डेवलप हो जाता है। बिकॉज लोग हैंड वॉश करते रहते हैं, केयर करते नहीं हैं, सोचते हैं जैसे लाइफ एज़ यूजुअल है, पहले चल रहा था वैसे चलते रहेंगे, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है। तो एलर्जेंस लाइक डिटर्जेंट्स उनके स्किन में जाकर उनको एलर्जी कर देते हैं। इसी तरह से नेल्स, सब चीज़ें ड्राई हो जाती हैं। चेंज, ड्राइनेस की वजह से चेंज आने लग जाती है। और अगेन लाइक ही सेड कि अवेयरनेस ज़रूरी है कि हर एस्पेक्ट बॉडी के, पूरे बॉडी पर फ़र्क आता है। अगर हम बोन हेल्थ की बात करें, आप उसके एक्सपर्ट हैं, मैं कहीं पढ़ रही थी कि 10% बोन डेंसिटी कम हो जाती है। क्या ये सही है? और अगर मतलब किस तरह, क्योंकि विमेन ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं कि वो 50 साल में गिर गए तो फ्रैक्चर हो गया, बहुत जल्दी फ्रैक्चर भी होते हैं। बोन डेंसिटी कम तो होती है मेनोपॉज के दौरान, और इसका कारण हार्मोनल चेंजेस ही हैं। सिर्फ हार्मोनल चेंजेस नहीं, जो लोग अपनी किशोर अवस्था में अच्छे से एक्सरसाइज करते थे, जब 40-45 की उम्र में पहुंचते हैं, जिम्मेदारियों के कारण एक्सरसाइज को निगलेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ हार्मोन्स की वजह से नहीं, जो आप एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं उसकी वजह से भी जो आपका मसल मास डिक्रीज होता है,
तो मसल मास डिक्रीज होने की वजह से भी बोन डेंसिटी आपकी कम होती है। बोन डेंसिटी, बोन मास सब कम होता है, और बोन डेंसिटी कम होने के कारण आपका फ्रैक्चर का चांस बढ़ता है। एंड फ्रैक्चर को, हड्डी को टूट जाती है जब बुढ़ापे में और 40 से उम्र के बाद, तो उसको जुड़ने में भी और मुश्किल होती है। सो या बोन डेंसिटी हैज़ टू बी मेंटेन्ड, एंड उसको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सप्लीमेंट तो सबको पता है, कैल्शियम लेना है, विटामिन डी लेना है, इसका सबको पता है, बट एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है वो हमें और बताना है लोगों को। जी, अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आऊँ, अगर हम बात करें, आपने जैसे डॉक्टर रागिनी कहा था, ये हम समझ गए हार्ट, स्किन, बोन डेंसिटी के बारे, लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे आपने शुरुआत की थी। फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी है डॉक्टर रागिनी? देखिए, जब हम मेनोपॉज की बात करते हैं तो उसको हमें पेरीमेनोपॉज की बात ज़्यादा करनी पड़ती है। पेरीमेनोपॉज एक ऐसी अवस्था होती है जो मेनोपॉज के चारों तरफ की, तो एक मेनोपॉज के पहले की अवस्था है जो कि 5 साल 10 साल भी चल सकती है, और एक मेनोपॉज होने के 1 साल बाद तक वो पेरीमेनोपॉज कहलाता है। आपकी शरीर किसी भी स्त्री का हार्मोन डिपेंडेंट होता है, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन, 2 हार्मोन्स होते हैं जिससे कि उसकी बॉडी चलती है। इस उम्र में आकर के क्या होता है, जब आपकी ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिप होना लगता है, तो उसके कारण चूँकि आपकी पूरी बॉडी उस पर डिपेंडेंट है। अभी बल्कि एक नई रिसर्च ये चल रही है कि हम लोग उसको ओवरी से जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है, ब्रेन में भी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं, और ईस्ट्रोजन जब कम हो जाता है तो ब्रेन के उन रिसेप्टर्स के कम होने के कारण मेंटल इश्यूज ज़्यादा शुरू होते हैं। तो यहाँ इमोशनल, सोशल, मेंटल सारे इश्यूज़ को मिला करके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक सबसे बड़ी बात है, उस समय में औरत कई बार अपने इन हार्मोन्स के कारण बहुत अकेला महसूस करती है। टीनेजर्स बच्चे होते हैं, वो अपने में बिज़ी, अब उनको मम्मी नहीं चाहिए, हस्बैंड अपने में बिज़ी। तो हमने अपनी प्रैक्टिस में क्या पाया है, जो लेडीज़ अपने आप में व्यस्त हैं, जिनका अपना एक सर्कल है, वो कोई भी काम कर रही हैं, यहाँ तक कि मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ जिसमें एवरेज एज 72 ईयर्स है, और वो उन्हें दिन भर सोशल सर्विस से फुर्सत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जब आपको डिप्रेशन होता है, लोनलीनेस होता है, और उसके कारण अगर आपके पास कुछ भी करने को नहीं है तो वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपका साथ देने के लिए कोई नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है विमेन, महिलाएं अपने पर अपना ख्याल रखें, एंड शुरू से ही, बिकॉज कहीं ना कहीं वो, जैसे आपने कहा, 35-40 की उम्र पे बच्चों में बिजी हो जाते हैं, घर में बिजी हो जाते हैं, तो सेल्फ केयर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और बिजी रहेंगे, खासकर इस दौरान उन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको एक लाइन जरूर बोलना चाहूँगी, जरूर, क्योंकि सब लोग इसमें फैमिली सपोर्ट की बात हर स्टेप पे करते हैं, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपने पे डिपेंडेंट होना चाहिए। जिस दिन ये महिलाएं अपने पे डिपेंडेंट होना सीख लेंगी ना, तो उस फैमिली सपोर्ट की उतनी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि औरत ने हमेशा से सबको सपोर्ट दिया है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक वही सपोर्ट देती है। क्यों उसको आप बेचारा करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक जो आप कहना चाह रहे हैं, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और यही आई थिंक सेल्फ केयर की जो बात करते ये आता है। तो इस नोट पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। छोटा सा एक लाइन और ऐड करता हूँ, अभी मेरे को दिमाग में आया जी, कि पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। इट इज कॉल्ड ढोल, DHOL। D मीन्स डायबिटीज, H इज हाइपरटेंशन, O इज द सेंट्रल ओबेसिटी, L इज द लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मलिटी। और इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, जब ढोल बजता है तो लोग क्या करते हैं? भंगड़ा। भंगड़ा इज द सोल्यूशन। B इज योर बिहेवियरल चेंज। आस्क द लेडी टू बी सेल्फ सफिशिएंट, और ताकि वो दूसरों पे निर्भर ना रहे, अपने आप को खुद केयर करे, और साथ में ज़्यादा मेंटल एंग्जाइटी और स्ट्रेस को दूर करे। And second is the exercise, which is very important, और third is the diet. नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह आई थिंक ढोल एंड भंगड़ा का जो कनेक्शन दिया है। है, एक्सरसाइज सिर्फ आपका मसल मास नहीं बढ़ाएगी, एक्सरसाइज विल रिजल्ट Mental इन health के लिए बहुत अच्छा है। रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स, विल मेक यू फील हैप्पी, आपको खुश रखेगी। तो ये सारा मेंटली आई थिंक ये जो इतने व्यूअर्स के हमारे जो क्वेश्चंस आए हैं, इस ब्रेक के बाद हम आएंगे और सुनेंगे कि व्यूअर्स इन एक्सपर्ट से क्या पूछना चाह रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप बनेगा स्वस्थ इंडिया पर देख रहे हैं खास पेशकश जो मेनोपॉज पर है। हमारे व्यूअर का एक सवाल है, जैसी पूछना चाह रहे हैं। जैसी प्लीज़ अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेनोपॉज की वजह से मेरा बाल गिर रहे और स्किन भी ड्राई हो रही है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहले हम स्किन ड्राइनेस के बारे में बात करेंगे। तो स्किन ड्राइनेस के लिए सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऑयल प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है, तो हमें विटामिन ई, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए। साथ में एक्सरसाइज करें, जिससे कि स्किन का परफ्यूजन, हाइड्रेशन बढ़ेगा अपने आप से, जब ब्लड सप्लाई स्किन की बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस करें अपने लाइफस्टाइल में, जैसे हाथ बहुत लंबे ना धोएं, गर्म पानी से ना धोएं, शॉर्ट बाथ लें, बहुत गर्म पानी नहीं यूज़ करें, कोई भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई नहीं हो, और इमीडिएटली नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं जिसमें सेरामाइड्स हों। तो इससे हम अपनी स्किन की ड्राइनेस का ध्यान रख सकते हैं। हेयर के लिए आपके शैम्पूज़ यूज़ करने हैं जो सल्फेट एंड पैराबेन फ्री हैं, जो स्किन को ड्राई नहीं करते। कोलेजन का इंटेक करें ताकि इसके हेयर की और स्किन की फर्मनेस और एंकरेज बेटर हो। और इसके अलावा कंडीशनिंग करें अपने बालों को अच्छे से, चाहे नेचुरल प्रोडक्ट से ही करें, केमिकल कंडीशनर्स अवॉइड करें। बहुत इजी टू डू स्टेप्स है, चाहे वो अगर लाइफस्टाइल की बात करें, क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज है। एक आपसे सवाल बिफोर आई टेक आप सबके क्लोजिंग रिमार्क्स, किस तरह अपने बोन की स्ट्रेंथ को हम बेहतर कर सकते हैं ताकि महिलाओं को इस दौरान जो काफ़ी महिलाओं को फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस होता है उससे हम अवॉइड कर सकें? बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी डाइट में एक तो प्रोटीन अच्छे से रखें। प्रोटीन रहेगा तो आपका मसल मास रहेगा, मसल मास रहेगा तो बोन स्ट्रेंथ रहेगी, बोन स्ट्रेंथ रहेगी तो फ्रैक्चर कम होंगे, फ्रैक्चर कम होंगे तो आप ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर नहीं, हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तो वो आपके मसल मास को हेल्प करेगा और मसल मास बोन को हेल्प करेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ बोन कम नहीं होती, आपके मसल मास भी कम होता है मेनोपॉज में, तो दोनों रिलेटेड हैं। और तो जागरूकता फैलाना ज़रूरी है कि क्या बेटर इम्पैक्ट करता है फॉर द बॉडी। डॉक्टर तनेजा, मैं आपसे शुरू करूंगी। अगर आपके क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो महिलाएं आज ये शो देख रही हैं इस बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट पर जो मेनोपॉज है? वन लाइनर, सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि अपनी वेस्ट लाइन को देखिए। पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन के बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी वेस्ट लाइन चेक करते रहिए, ये 35 से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन के अंदर फैट का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पेट की तरफ आता है, उसी से ही सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, वो की है बेसिकली। जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टेकन। डॉक्टर रागिनी, देखिए, जब हम मेनोपॉज की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज है वो है, उसको हम जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज अपनी भाषा में कहते हैं। जी, वेजाइना, यूरिनरी ट्रैक्ट, ये एक ही एपिथेलियम से बना होता है। तो जब ईस्ट्रोजन कम होता है आपकी बॉडी में तो दोनों में सूखापन आ जाता है, पतली हो जाती है उसकी लेयर, और इसके कारण उनको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, वो बेसिकली उनके हार्मोन्स कम होने के कारण उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इलाज है वो इलाज एक हार्मोन की ट्यूब से किया जाता है और यूरिनरी इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक से नहीं किया जाता है। डॉक्टर धवन, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। जैसे मैम ने कहा कि इस एज में इट्स टू अर्ली टू एक्चुअली हम सोचना कि हम सब छोड़ दें, वो नहीं करना है। बिकॉज पहले ज़माना था जब 40s में औरतों का था कि अधेड़ उम्र की हो गई हैं, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो समय से पहले केयर करें, लेट 30s में ही केयर करना शुरू करें, ताकि आपकी स्किन और हेयर में खराबी हो ही ना और आपको बुरा नहीं लगे बाद में। डॉक्टर सेठी, मैं अपनी बहनों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो अब आपकी उम्र पोस्ट मेनोपॉजल ईयर्स जो आपके हैं 20, 30, 40 साल जो भी हैं, ये गोल्डन एरा है आपकी लाइफ का। आप इस उम्र को संभालें, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कभी ना भूलें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, कुछ ना कुछ करें, खाली इस उम्र को नहीं बीतने दें। जो आपने वर्ड यूज़ किया गोल्डन एरा, आई थिंक बहुत महिलाओं को सुन के अच्छा मैं लगेगा। सबको यही कहती हूँ कि ये गोल्डन एरा होता है जी, एंड आखिरी डॉक्टर सिद्धार्थ। एक्सरसाइज करते रहें, डाइट में प्रोटीन रखें, कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन रखें, इतनी चीज़ें करते रहें तो आपकी बोन डेंसिटी ठीक रहेगी और आपकी ज़िंदगी ठीक निकलेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, आपने इतने इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों को अवेयरनेस स्प्रेड की, एंड आई एम ग्लैड कि ये कॉन्वर्सेशन आज हम कर रहे हैं ताकि ये चर्चा जारी रहेगी। ज़रूरी है कि इस इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, चाहे आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर हम मेनोपॉज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।